हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की क्राइम कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसके बारे में जब आप सुनोगे और देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोच में पड़ जाओगे कि कोई औरत इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठा सकती है। 28 सितंबर 2019 की बात है। रात का समय था और यही कोई घड़ी के 10 बज रहे थे। काली चौड़ी सड़क स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में चमक रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का वाहनों का आना जाना जारी था और उसी खाली सड़क पर एक सफ़ेद रंग की वैगनर कार सामान्य रफ्तार से दौड़ रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर 35 वर्षीय कार्तिक केसरी बैठा था और उसकी बगल वाली सीट पर उसकी पत्नी प्रीति बैठी हुई थी। पति पत्नी दोनों बेहद खुश थे। ये लोग रांची से दुर्गा पूजा का सामान खरीदकर घर लौट रहे थे। घर उनका खूंटी जिले में पिठोरिया थाना क्षेत्र के विक्टोरिया में पड़ता था। जैसे ही कार्तिक की कार खूंटी जिले के बाडू चौक के पास पहुंची, एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उसकी कार को ओवरटेक करके उसके सामने आ गए और अपनी बाइक को तिरछी करके कार के आगे खड़ी कर दी। बाइक सामने आने से कार्तिक ने अचानक ब्रेक लगाकर कार को रोक दिया और उसकी कार बाइक से टकराते टकराते बच गई। वहीं कार्तिक की कार के सामने करीब 10 मीटर की दूरी पर एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार भी खड़ी थी। कार्तिक को समझ पाता तब तक दोनों बाइक सवार उसके करीब पहुंच गए और उसको गाली देते हुए कार से बाहर निकलने को कहने लगे। इतने में स्कॉर्पियो से भी दो युवक बाहर निकले और उसमें से एक के हाथ में करीब 3 फीट लंबा लोहे का एक मोटा रॉड था। कार्तिक समझ गया कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। दोनों पति पत्नी बुरी तरह से डर चुके थे और एक दूसरे को सहमी हुई निगाहों से देख रहे थे। कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि वो करे भी तो करे क्या। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके। और वहीं दूसरी ओर चारों बार बार उसे कार से बाहर निकलने के लिए गालियां दी जा रहे थे। कार्तिक से भी जब रहा नहीं गया तो वह कार का दरवाज़ा खुलकर बाहर आ गया। जैसे ही कार्तिक कार से बाहर निकला, वे चारों लोग किसी जानवर की तरह उस पर टूट पड़े और लातों और घूंसों की अनगिनत बारिश उसके ऊपर कर दी। कार्तिक वहाँ दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। हद तो तब हो गई जब एक युवक ने 3 फीट लंबा व लोहे का रॉड उठाया और कार्तिक की सिर के पीछे एक जोरदार वार किया। उसका वार इतना जोर था कि एक ही वार में कार्तिक का सर फट गया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह वहीं जमीन पर गिर गया और वह जहाँ गिरा उसके चारों ओर पूरा खून फैल गया। चारों को जब लगा कि कार्तिक मर चुका है तब वे तुरंत वहां से फरार हो गए। डरी समी प्रीति अपनी आंखों के सामने पति पर हुए हमले को देखती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके सुहाग को उससे छीन लिया है। हमलावरों के जाने के बाद वह रोती हुई कार से बाहर निकली और कार्तिक के शरीर को हिला डुला कर देखी, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह मर चुका है। प्रीति अब जोर जोर से रोने बिलखने लगी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस संकट की घड़ी में वो मदद के लिए किसे पुकारे। रोते रोते उसे अपनी बहन का बेटा शंकर याद आया। उसने शंकर के पास फ़ोन करके पूरी बात बताई। पहले तो शंकर खुद डर गया, लेकिन उसने मौसी की हिम्मत बढ़ाई और कहा कि आप घबराएं नहीं, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जिसके बाद शंकर ने फ़ोन कट किया और घटना स्थल की ओर रवाना हो गया। इसी बीच प्रीति ने अपने ससुर जनार्दन केसरी और चचेरे देवर रंजीत को भी फोन करके घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही कार्तिक के घर वाले और शंकर भी वहां पहुंच गए। शंकर ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले उसने गमछे से कार्तिक का सिर बांधा, जहां से अभी भी खून बह रहा था। फिर वहां आए सभी लोगों ने आनंद फानन में कार्तिक को कार में डाला और वहां के मेडिका हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के उस जवाब के बाद कार्तिक के घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद अनुमान लगा सकते हो। खैर, तब तक रात के 12 बज चुके थे। चूंकि वह इलाका काका थाने के अंदर आता था और जैसे ही कार्तिक केसरी की हत्या की सूचना काके थाना को मिली, थानेदार विनय कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मेडिका हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में लोगों की काफ़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। मृतक कार्तिक केसरी कोई सामान्य आदमी नहीं था, बल्कि वह पिठोरिया का राशन डीलर और सामाजिक कार्यकर्ता था। दूर दूर तक के लोग उसके नाम से वाकिफ थे। उसके जानने वालों को जैसे ही उसकी हत्या की सूचना मिली, वे मेडिका हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एसओ विनय सिंह ने जब देखा कि मामला काफ़ी गंभीर है और पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया गया तो वहाँ काफ़ी बड़ा हंगामा हो सकता है।
इसलिए उन्होंने उसी समय एसएसपी अनीश गुप्ता, एसपी अमित रेणु और डीएसपी नीरज कुमार को तुरंत मामले से अवगत कराया और मौके पर पुलिस फोर्स भेजने का आग्रह किया। एसएसपी अनीश गुप्ता ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पिठोरिया थाने के थानेदार विनीत राम को तुरंत पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल भेजा, जिसके बाद दोनों थाने की पुलिस मेडिका हॉस्पिटल पहुंचकर स्थिति को काबू में की। जिसके कुछ देर बाद एसपी अमित रेणु और डीएसपी नीरज कुमार भी वहां पहुंच गए। अधिकारियों के वहां पहुंचने के बाद कार्तिक के घर वाले सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा यहाँ जमा हुई भीड़ को हम नहीं रोक पाएंगे और इसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगी। एसपी अमित रेणु ने पीड़ितों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे कानून की मदद करें, हत्यारे जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उस वक्त तो पीड़ित के घर वाले कुछ नहीं बोले, एसपी साहब की बात सुनकर खामोश रह गए और वहां एकत्र लोगों को भी समझा दिया गया कि कानून को अपना काम करने दे। जिसके बाद पुलिस कार्तिक की लाश कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा एसपी अमित रेणु कार्तिक के चचेरे भाई रंजीत से पूछते हैं कि मृतक की किसी से दुश्मनी या आपसी रंजिश तो नहीं थी। पूछने पर पता चलता है कि उनके जैसा हंसमुख और मिलनसार पूरे गांव में कोई नहीं था। दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसके बाद वे घटना की एकमात्र चश्मदीद मृतक की पत्नी प्रीति से पूछताछ करते हैं। प्रीति रोते बिलखते हुए बताती है कि कार्तिक को 4-5 लोगों ने मिलकर लाठी, डंडों और राड से मार मार कर जख्मी कर दिया। जिसके बाद वे 2 बाइकों से पिठोरिया चौक की ओर भाग गए। उस समय उजाला काफ़ी कम था, इसलिए मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। पूछताछ करने के बाद एसपी अमित रेणु वापस लौट गए। वहीं दूसरी ओर काके के थाना प्रभारी विनय कुमार और पिठोरिया के थाना प्रभारी विनोद राम कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मृतक के घर वालों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पुलिस देखती है कि काफ़ी दूर तक खून फैला हुआ है, जो पूरी तरह से सूख चुका है। साक्ष्य के लिए पुलिस खून के कुछ सैंपल लेती है और आसपास देखती है कि कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन पुलिस को वहां कोई सबूत हाथ नहीं लगता। ये सब करते करते रात के करीब 2 बज गए थे और उसी रात मृतक कार्तिक के पिता जनार्दन केसरी की तहरीर पर पुलिस 5 अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। घटना की अगली सुबह यानी 29 सितंबर को महावीर मंडल दल के जिलाध्यक्ष कृष्ण नायक और जन वितरण प्रणाली संघ के अध्यक्ष अनिल केसरी अपने समर्थकों के साथ पिठोरिया चौक को जाम कर दिए और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए मांग करने लगे। चौक जाम की सूचना मिलते ही एसपी अमित रेणु वहां पहुंच गए। उन्होंने आंदोलनकारियों से बात की और फिर से भरोसा दिलाया कि हत्यारे चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकते, उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एसपी के भरोसा दिलाने के बाद ही आंदोलनकारियों ने धरना को समाप्त किया। 30 सितंबर को कार्तिक केसरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बताया गया कि मौत का कारण सिर में आई गहरी चोट और अत्यधिक खून का बह जाना है। कार्तिक केसरी की हत्या को अब 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी और सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। जब एसपी महोदय ने देखा कि लोकल पुलिस केस में आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उन्होंने डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और इस टीम में काके के एसओ विनय कुमार और अन्य भरोसेमंद पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया और इस टीम ने घटना की एक एक कड़ी का बारीकी से अध्ययन किया। घटना की स्थिति जानने के लिए पुलिस टीम सबसे पहले क्राइम साइट पर पहुंची। अभी तक की जांच पड़ताल में पुलिस को यही पता चला था कि घटना वाली रात पति पत्नी दोनों रांची से दुर्गा पूजा की खरीदारी करके घर लौट रहे थे और इसी बीच घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इसमें एक बात खटक रही थी कि हत्यारों ने घटना को लूटपाट की नीयत से तो अंजाम नहीं दिया था। अगर लूटपाट की नीयत से वारदात की गई होती तो कार्तिक की पत्नी के साथ जरूर लूटपाट हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि पत्नी की आंखों के सामने 4-5 अपराधी डंडों और राड से पति पर हमला करते रहे और पत्नी ने इसका विरोध तक नहीं किया। वह कार में बैठे बैठे पति की हत्या का नज़ारा देखती रही और ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी और यही वजह था कि प्रीति संदेह के घेरे में आ गई। सच का पता लगाने के लिए पुलिस ने कार्तिक और उसकी पत्नी प्रीति की कार डिटेल्स निकलवाई और प्रीति के कार डिटेल्स को देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके फोन से घटना के कुछ देर पहले तक एक नंबर पर कई बार कॉल की गई थी और यही नहीं, इस नंबर से पहले भी
प्रीति की लंबी बातचीत का रिकॉर्ड था, जिसके बाद पुलिस प्रीति की कॉल डिटेल से उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि वह नंबर खूंटी जिले के ही लोधमा कर्रा के रहने वाले अंकित केसरी का था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो ये मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई मामलों से पुलिस पहले से ही परिचित थी। जिसके बाद पुलिस अंकित के घर लोधमा कर्रा पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वह घर से गायब है और वह कहां गया है घर वालों को भी नहीं पता। अंकित का घर से फरार होना पुलिस के शक को मजबूत कर रहा था। पुलिस को लगने लगा था कि इस हत्याकांड में अंकित का हाथ जरूर है और वह तभी घर से फरार है। अब कार्तिक हत्याकांड के खुलासे की एक आखिरी कड़ी मृतक की पत्नी प्रीति ही थी, जिससे पूछताछ करके घटना से पर्दा उठाया जा सकता था। वैसे भी 2 सप्ताह बीत चुके थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था और आखिरकार 10 अक्टूबर 2019 के दिन पुलिस प्रीति के घर विक्टोरिया पहुंचती है और उससे पूछताछ के लिए थाना काके लाती है। थाने लाकर पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की, लेकिन प्रीति पुलिस को भरमाती रही कि वह निर्दोष है, पति की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है और वह भला अपने सुहाग को ही क्यों मिटाएंगी, और इसे कई सारी बातें बनाकर वह निर्दोष बनती रही। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने अंकित से बातचीत की कॉल डिटेल रखी तो वह पूरी तरह से घबरा गई। खुद को फंसता देख उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसी के कहने पर उसके प्रेमी अंकित केसरी और उसके साथ के दोस्तों ने मिलकर कार्तिक को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद प्रीति पूरी कहानी तोते की तरह बकती चली गई और अपने ही सिंदूर को मिटाने वाली पत्नी की करतूतों को जिसने भी सुना वह हैरत में रह गया। 35 वर्षीय कार्तिक केसरी मूल रूप से खूंटी जिले के विक्टोरिया का रहने वाला था। उसके पिता जनार्दन केसरी उस क्षेत्र के बड़े काश्तकारों में गिने जाते थे। उनके पास खेती की कई एकड़ जमीन थी जिसमें काफ़ी अच्छी पैदावार होती थी। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। खुद जनार्दन केसरी, उनकी पत्नी आशापति देवी, बेटा कार्तिक केसरी और दूसरी उनकी बेटी। चूंकि बेटी का तो विवाह हो चुका था, लेकिन कार्तिक अभी पढ़ लिख कर जवान हो रहा था। वह पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाता था। इकलौता बेटा होने की वजह से उन्होंने बेटे को सरकारी नौकरी और अन्य प्राइवेट नौकरियों से दूर रखा। उनका कहना था कि हमारे पास सब कुछ तो है ही, नौकरी करके क्या हासिल होगा। कार्तिक भी यही सोचता था कि अगर वह नौकरी पर चला गया तो उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा, उनका सहारा कौन बनेगा, और इसी वजह से उसने बाहर जाने का नहीं सोचा। कार्तिक अब शादी के लायक हो चुका था। उसके लिए कई जगह से रिश्ते आ रहे थे और उन्हीं में से एक रिश्ता लोधमा कर्रा के कुलहुट्टू से आया। लड़की खूबसूरत, गुणी तथा संस्कारी बताई गई थी। नाम था प्रीति। जनार्दन केसरी ने लड़की देखा तो उन्हें रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने सन 2011 में अपने बेटी की शादी प्रीति से करवा दी। प्रीति ससुराल विक्टोरिया आई तो वह खुश नहीं थी। उसने जिस खूबसूरत राजकुमार के सपने संजोए थे वे धरे के धरे रह गए। प्रीति के मुताबिक उसका पति भले ही अमीर था, लेकिन शक्ल सूरत और खूबसूरती के मामले में वह बेहद गरीब था। यह अलग बात थी कि कार्तिक और उसके घर वाले प्रीति को पलकों पर बैठाकर रखते थे। कार्तिक तो हर घड़ी उसकी फिक्र में रहता था। अच्छे से अच्छा खाना, मनपसंद कपड़े, गहने और वह सब कुछ था जो हर किसी औरत के नसीब नहीं होता। यहाँ तक कार्तिक फुर्सत निकालकर पिता की अनुमति से प्रीति को सिनेमा दिखाने भी ले जाता था। यानी कि कार्तिक पत्नी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। समय के साथ प्रीति 2 बेटियों की माँ भी बन गई थी। भले ही प्रीति 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसका मन आज भी मायके में ही अटका रहता। दरअसल वहाँ उसका प्रेमी दिलबर अंकित केसरी रहता था। बचपन में प्रीति और अंकित दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। अगर किसी दिन प्रीति स्कूल नहीं जाती तो उस दिन अंकित भी कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता था, और जिस दिन अंकित स्कूल नहीं जाता उस दिन प्रीति भी पेट दर्द का बहाना बनाकर छुट्टी कर लेती। और दोनों के बीच ऐसी ही एक सच्ची दोस्ती थी। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, फिर पता नहीं कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्हें प्यार का एहसास तब हुआ जब वे एक दिन भी न मिल पाने से बेचैन हो जाते, और ये बेचैनी ही उन्हें प्यार का एहसास दिला रही थी। अंकित दिल था तो प्रीति उसकी धड़कन, उसकी नस नस में प्रीति खून बनकर समा चुकी थी। वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। चूँकि दोनों एक ही गांव में और आस पड़ोस में रहते थे, इसलिए इनकी शादी संभव नहीं थी।
ऐसा नहीं था कि प्रीति और अंकित के प्यार की बात उनके घर वालों को पता नहीं थी। उनके घर वालों को दोनों के प्रेम संबंध के बारे में सब कुछ पता था और यही वजह था कि प्रीति के घर वाले बेटी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे ताकि आवारा अंकित से बेटी का पीछा छूट जाए। और प्रीति के घर वालों ने अंकित से पीछा छुड़ाने के लिए सन 2011 में उसकी शादी पिठोरिया के रहने वाले जनार्दन केसरी के इकलौते बेटे कार्तिक केसरी के साथ कर दी। प्रीति के घर वाले प्रार्थना करते रहे कि बेटी की गृहस्थी बच जाए और उस पर अंकित का बुरा साया न पड़े। सालों तक प्रीति और अंकित का प्यार राज बना रहा। पति के काम पर जाने के बाद प्रीति अपने आशिक अंकित से फोन पर घंटों बात करती रहती। एक बार अंकित प्रीति के ससुराल भी पहुंच गया और प्रीति ने अपने सास ससुर और पति से उसका परिचय दूर के भाई के रूप में करा दिया। और उस दिन के बाद अंकित का तो वहां आना जाना शुरू हो गया। जिस दिन पति किसी काम से शहर के बाहर गया होता, प्रीति सीधे साधे सास ससुर की आंखों में धूल झोंककर अंकित को फोन करके घर बुला लेती और दिन भर उसकी बाहों में झूलती रहती। अंकित के बार बार आने से ससुर जनार्दन को अंकित पर शक हो गया कि वह बार बार क्यों आता है। और इस बात को लेकर एक दिन कार्तिक पत्नी से पूछ बैठा कि अंकित बार बार क्यों आता है, मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लगते, तुम उसे यहाँ आने से मना कर दो। पति की हिदायत के बाद भी कार्तिक के ना होने पर प्रीति अंकित को फोन करके घर बुला लेती और इस पर कार्तिक उसका विरोध करता। धीरे धीरे कार्तिक की हिदायतें प्रीति के अंदर जहर घोल दी और इसके बाद उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का ख्याल बना लिया। प्यार की जंजीर में प्रीति यह भूल गई कि उसकी एक 7 साल की और दूसरी 3 साल की 2 बेटियां हैं। अगर उसने ऐसा किया तो उसका और उसकी उन 2 बेटियों का क्या होगा। लेकिन प्रीति इन सब की परवाह किए बगैर अपने आशिक अंकित के साथ कार्तिक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। प्लान के अनुसार प्रीति ने अपने पति कार्तिक से यह इच्छा जाहिर की कि वे दुर्गा पूजा की बाजार रांची जाके करे। चूँकि कार्तिक अपने पत्नी से बेहद प्यार करता था और वह उसकी हर एक इच्छा पूरी करता था। उसने प्रीति को निराश नहीं किया और 28 सितंबर 2019 की शाम अपनी वैगनार से अपनी पत्नी के साथ रांची रवाना हो गया। वहां पहुंचकर प्रीति ने जरूरत के सारे सामान खरीदे और उसने उन सारे सामान की भी खरीदारी की जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। दरअसल प्लान के अनुसार उसे घर लेट पहुंचना था ताकि जब उसकी हत्या हो तो लोगों का आवागमन कम हो जाए। और जब वहां रात होने लगी तब वे रांची से रवाना हुए। रास्ते में प्रीति व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से अपने आशिक अंकित को सूचना देती रही। उसने कार्तिक को भनक तक नहीं लगने दिया कि वह क्या खेल खेल रही है। प्रीति की चैट और कॉल से अंकित को ये जानकारी मिलती रही कि वे आखिर कहां तक पहुंच गए हैं और उसी अनुसार अंकित अपनी तैयारियां कर चुका था। जब अंकित को पता चला कि वे बाडू चौक के पास पहुंचने ही वाले हैं, तब उसने अपने 2 दोस्तों को वैगनार के पीछे लगा दिया और बाडू चौक पर खुद स्कॉर्पियो लेकर अपने एक दोस्त के साथ पहुंच गया। जिसके बाद उन सब ने हत्या को कैसे अंजाम दिया वो मैंने आपको पहले ही बताया है। कार्तिक की हत्या करवाने के बाद प्रीति ने अंकित और उसके दोस्तों को वहां से रफू चक्कर करवा दिया और रोने का नाटक करके सबके पास फोन करने लगी। और इसकी आगे की कहानी भी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। प्रीति से हुई पूछताछ के बाद अंकित केसरी और उसके दोस्त उज्जवल केसरी, दीपक लिंडा और विशाल कुमार पांडे के नाम आए और धीरे धीरे करके पुलिस ने सबको दबोच लिया। जिसके बाद उनके भी बयान लिए गए और सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके प्रीति समेत उन चारों आरोपियों को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करती है और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वहीं कार्तिक की दोनों बेटियां अब अपने दादा दादी के पास पल रहे हैं। दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि प्रीति ने अपने प्यार के लिए अपने उन 2 बेटियों की परवाह किए बगैर न कि अपने सुहाग को उजाड़ी बल्कि अपने बेटियों के सर से माँ बाप का साया भी छीन ली और अपना जीवन सलाखों के पीछे कैद कर दी, वो अलग। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यदि अंकित और प्रीति के बीच सच्चा प्यार होता तो वे किसी बेगुनाह की जान कभी नहीं लेते। मैं मानता हूँ सच्चा प्यार करने वाले अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए कभी किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। खैर दोस्तों, ये मेरा विचार है। इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा किसी और नई कहानी के साथ।